everyone, my name is Arnab Das. I have secured All India Rank 66 in National Defence Academy Examination 2021. So अगर बात करें प्रिपरेशन तो सब करते हैं, बट एग्ज़ाम के दिन कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका एग्ज़ाम के रिजल्ट। एग्ज़ाम के क्लियर होना उसके ऊपर 100% डिपेंड करता है कितना तुम एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, कितना रिलैक्स रहते हो उसके ऊपर। तो आज मैं शेयर करूँगा मेरे एग्ज़ाम डे की स्ट्रेटेजी। आर यू गाइज रेडी टू गेट स्टार्टेड? लेट्स रिवाइंड टू द एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम की पहले रात को बहुतों को नींद नहीं आती है, बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। तो ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए कि जो प्रिपेयर किया है उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जो पढ़े हैं वही आएगा पेपर में, ये सोच के उस दिन को एंजॉय करना है। और ज़्यादा उतना हेवी फूड नहीं खाना चाहिए, लाइट फूड खाना चाहिए, जिससे अगर हेवी फूड खाना है तो क्या होता है कि एग्ज़ाम के दिन बीमार भी हो सकते हैं, तो जिससे पूरा साल का मेहनत बेकार जा सकता है। तो मेरे हिसाब से कि एकदम चिल रहना चाहिए, एकदम स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, जिससे एग्ज़ाम में जाके अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए। और स्ट्रेस से चीज़ें भूल भी सकते हैं, ये भी एक चांसेस है। तो अकॉर्डिंग टू मी कि एकदम स्ट्रेस फ्री रहे और एक अच्छी सी साउंड स्लीप लेना चाहिए। जैसे मैंने किया था कि मैं 10 बजे सो गया था और सुबह जल्दी उठ के फिर से मैं मैथ का फार्मूलाज रिवाइज़ किया था। इससे क्या हुआ था कि मेरे माइंड में फ्रेश था वो फार्मूला, जो मैं मैथ एग्ज़ाम पेपर पहले होता है, तो इससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला था कि मैथ फार्मूले ज़्यादा जल्दी मेरे को दिमाग में आ रहा था। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। तो आप बात करते हैं एग्ज़ाम दिन की सुबह की। तो एग्ज़ाम दिन की सुबह मैं जैसे किया था कि मैं जल्दी उठ गया था, क्योंकि मेरे को 10 बजे से एग्ज़ाम होता है, तो मेरे को 8 बजे निकलना होगा। 15 किलोमीटर दूर सेंटर था, तो इसलिए मैं जल्दी उठ के नहा धो कर तैयार हो गया था। और एक बात और ज़रूरी है कि एग्ज़ाम दिन से पहले हाइड्रेटेड रहना चाहिए, एडिक्वेट मात्रा पे पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी हाइड्रेटेड रहे, जिससे बहुत फ़ायदा मिलता है। एंड एग्ज़ाम दिन की सुबह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं मैथ का फार्मूलाज रिवाइज़ करके गया था सिर्फ, जिसलिए मेरे को जब पहला पेपर होता है मैथ का, तो उसमें मेरे को फार्मूला ज़्यादा जल्दी दिमाग में आ रहा था, जिससे मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैथ एग्ज़ाम एंड जीएटी एग्ज़ाम के बीच में 1 आवर एंड 30 मिनट का गैप रहता है, तो उसमें आप थोड़ी बहुत स्नैक्स खा सकते हो, जिससे आपके बॉडी को थोड़ा एनर्जी मिले, एंड थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ पेपर का एक हेक्टिक प्रेशर रहता है। उसके बाद अगर वो प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ तो जीएटी में वो फ़र्क असर दे सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी कि एक छोटा सा रेस्ट आप कर सकते हैं कोई जगह पे बैठ के, और पानी वानी पी सकते हैं। यही मैंने किया था। तो बात करें एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने की, तो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के लिए आपको तो पहले दिन जाके घूम के आए होंगे एग्ज़ाम सेंटर, तो आपको पता ही होगा कि किस रूट से जाना पड़ेगा। तो इस टाइम आपको पूरा रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव माइंड से बना के रखना है कि जो आप पढ़े हैं वही आएगा। तो जो मैंने किया था, मैं म्यूज़िक सुनते गया था बस में, तो इससे क्या होता है कि दिमाग रिलैक्स रहता है, तो और एग्ज़ाम सेंटर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर पाते हो। और सेंटर पहुँचते ही देखा जाता है कि बहुत बंदे पढ़ रहा है बुक खुल के, कोई नए टॉपिक पढ़ रहा है, तो उनसे दूरी मेंटेन करना ही सही होगा, क्योंकि उससे अगर तुम्हारा मोरल डाउन हो सकता है कि ये चैप्टर मैं नहीं किया हूँ, इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा। अपने प्रिपरेशन के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, एंड दिमाग को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो या फिर म्यूज़िक सुन सकते हो। जो मैं किया था वो म्यूज़िक सुना था। एग्ज़ाम हॉल के एंटर होने के बाद सबका हार्ट बीट बढ़ जाता है, ये कॉमन है। तो जो मैंने किया था, मैं एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। एंड क्वेश्चन पेपर देने से पहले ओएमआर शीट मिलता है, तो सबसे ज़रूरी बात है कि उसको अच्छे से फिलअप करना। अगर ओएमआर शीट में कोई गलती हो गया तो उसमें से तुम्हारा एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं बनता उससे, क्योंकि अगर रोल नंबर गलत हो गया या फिर बुकलेट नंबर गलत हो गया तो वो चेक ही नहीं होता। तो पहले वो अच्छे से ध्यान से फिलअप करना चाहिए फुल कंसंट्रेशन के साथ। एंड कभी कभी होता है कि सेंटर में कभी ज़्यादा गर्मी होता है, ज़्यादा सर्दी होता है, कभी पास में जनरेटर चलता है या फिर नॉइज़ आता है पब्लिक का, तो आपको उस सिचुएशन में यूज्ड टू होना पड़ेगा। आप वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में वो अलाउड है।
तो आप टाइम टाइम पे पानी पी सकते हैं, हाइड्रेटेड रखना चाहिए, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड ओएमआर फिल करने के बाद आपको रीचेक करना चाहिए कि आप रोल नंबर सही से भरे हैं कि नहीं भरे हैं। उसको बहुत ध्यान से एक बार रीचेक करके एश्योर कर दे कि वो सही से भरा है। एंड क्वेश्चन पेपर पाने के बाद पहले आप जब क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो आप हो सकता है कि आप 2-3 क्वेश्चन पहले का नहीं आता है, तो आप घबराइए मत, क्योंकि वहाँ पर 120 क्वेश्चन होगा मैथ में, तो कम से कम अगर आप 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देते तो इज़ मोर देन इनफ। तो बात करते हैं कैसे एग्ज़ाम पेपर को टैकल करना चाहिए। तो जो मैंने किया था कि मैं पहले एग्ज़ाम पेपर हाथ में मिलते ही मैं पहले हर एक क्वेश्चन में देख लेता था कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, और कौन सा क्वेश्चन मैं टाइम दूंगा तो हो सकता है मेरे से। तो ऐसे में मार्किंग कर लेता था। तो सपोज़ मेरे पास अभी जीएटी का क्वेश्चन पेपर है, मैं दिखाता हूँ कैसे करता था। पहले क्वेश्चन पेपर को मैं पूरा फॉलो करता था कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे को आता है, कौन कौन सा मेरे को नहीं आता है। तो मान लो कि जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे को आता है, तो एक मैं उसमें बड़ा वाला टिक मारूंगा। अगर सेकंड क्वेश्चन है जिसको मेरे को लग रहा है कि मैं इसको टाइम टेकिंग है, मैं कर पाऊंगा, तो एक मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है शायद मेरे को नहीं आता, तो इसमें एक बड़ा वाला क्रॉस लगाऊंगा कि इसमें मैं टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगा। तो ऐसे में पूरा 120 के 120 क्वेश्चन को मार्किंग करता था पहले। उसके बाद एक एक करके मैं सॉल्व करता था, जो मैंने टिक लगाया है, जो मेरे को 100% आता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जो क्वेश्चन आपको बन गया है। और मैं एक काम करता था कि एक पेज में 10 क्वेश्चन रहता है, तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं ओएमआर शीट में भी वो फिल कर देता था। इससे क्या होता था कि लास्ट में अगर हम ओएमआर शीट फिल करने जाएंगे तो उसमें गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, उसमें बंदे नर्वस हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक ओएमआर अगर गलत भर दिया तो सीरियली वो गलत होते रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करें, 10-10 करके वो ओएमआर फिल करें। एंड यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहते हैं। जो क्वेश्चन मान लो कि एक क्वेश्चन आया है आपके पढ़े हुए चैप्टर से, बट आप उससे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, सेकंड क्वेश्चन में चले जाए। आपको अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन नहीं करना है, आपको अच्छे मार्क्स गेन करना है। एक क्वेश्चन के छोड़ के 119 क्वेश्चन और है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर बात करें जीएटी के पेपर की, तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम 2 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं और बाकी 2 ऑप्शन में हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम लोगों को अटेम्प्ट करके आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे 10 क्वेश्चन रहे और उसमें से अगर 4 सही हुए, 6 गलत हुए, फिर भी हम लोग 2 क्वेश्चन पॉजिटिव मार्क्स ले रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जैसे एग्जांपल ये 52 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन है मुंबई। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, लैंडलॉक हार्बर, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो हम लोग सब जानते हैं कि मुंबई हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, तो ए का ऑप्शन 2 है, ये तो श्योर है। तो बाकी देखें तो सी और डी ऑप्शन में ए का 1 है, तो हम लोग इसको आसानी से क्रॉस कर सकते हैं कि इस दोनों में तो एक नहीं होगा। अब ए और बी ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन का 1-1 है, तो डी का 1 हो जाएगा। और बात करें कि क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, हम लोग ये तो कोची हो गया। एंड ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट में विशाखापट्टनम और चेन्नई दोनों ही आते हैं। तो अगर हम थोड़ा जियोग्राफी के बारे में पता करें तो इसमें से हम लोग पता है कि ओल्डेस्ट पोर्ट है चेन्नई, तो सी का 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग सही आंसर ढूंढ सकते हैं कि अगर पूरा नॉलेज भी नहीं है तो हम लोग एलिमिनेटिव टेक्निक से सही आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा। जैसे इस क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे पहला है हीराकुद। तो हम लोगों को सबको पता है कि हीराकुद ओडिशा में है, तो ए का 3 तो श्योर है, तो इससे भी सी और डी ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। और पांचेत है दामोदर रिवर के ऊपर जो झारखंड में है, ये भी श्योर है, तो बी का 4 हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ये, ए का 3 और बी का 4, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग ऐसे करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि पूरा चारों ऑप्शन के चारों ही अगर नहीं पता है, फिर भी 2 पता है, तो इससे पॉजिटिव नंबर हम लोग गेन कर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से आप आपके नंबर स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। और एक बात है कि शायद मैथ में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो लेंदी होते हैं, तो जिसको करने में टाइम टेकिंग होता है, और वो मेरा पढ़ा हुआ अगर टॉपिक से आया तो हम लोगों को ऐसा हो जाता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको छोड़ के अगर हम लोग शॉर्ट में अगर 3 क्वेश्चन है तो हम लोगों को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसमें जितना भी बड़ा क्वेश्चन है उसको नंबर मिलेगा 2.5 ही। तो
तो अगर उसके जगह हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम लोग को 7.5 नंबर प्लस हो रहा है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे, जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जीएटी में बहुत टाइम मिलता है। 1.5 घंटे में सबका पेपर कंप्लीट हो जाते हैं और जो बचे हुए 1 घंटा होता है तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसको बार बार पढ़ के वो ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक या फिर लॉजिकल थिंकिंग के साथ, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा नंबर बूस्ट होगा। तो पेपर कंप्लीट होने के बाद मेरे हिसाब से आपको एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर को जो टिक किया है वो ओएमआर के साथ अगर मैच नहीं किया तो आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर ले ओएमआर के साथ क्वेश्चन पेपर मैच हो रहा है कि नहीं। एंड जो क्वेश्चन अगर नहीं आया हुआ है उसको और एक बार चेक कर लीजिए कि अगर बाई चांस अगर हो गया तो सही है, और नहीं तो कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। फाइनल बेल बजने के पहले आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कि आपका पेपर रीचेक एंड रिवाइज हो चुका है, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ एग्जामिनर पेपर नहीं लेता है डिले होने के कारण। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए एंड ओएमआर शीट भी अच्छे से फिल हो जाए विथ रिविजन। तो इससे क्या होगा कि आप सेफ रहोगे और टेंशन फ्री रहोगे कि मेरा एग्ज़ाम एकदम सही गया है कि नहीं गया है। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद आप सेफली घर चले जाओ। उसके बाद आप आंसर की मैच कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उससे पता चल जाता है। अगर बाई चांस आपका एग्ज़ाम ख़राब गया हो तो आप इसको एज ए नेगेटिव ना लो, इसको एज ए लर्निंग ले सकते हो एंड फाइंड आउट करो कि क्या क्या गलती आप इस बार इस अटेम्प्ट में किए हो। तो उसको फाइंड आउट करके कहीं पे लिख के रखो, जिससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको फ़ायदा मिले और उस गलती को आप दोहराने की कोशिश मत करना। एंड जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो उन लोगों को बोलूँगा कि आप एज ए ट्रीट 3-4 दिन का रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद आप इंटरव्यू के ऊपर फोकस कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न होने के बाद ही आपको 4 महीने का गैप मिलता है एसएसबी की प्रिपरेशन करने के लिए, और ये एसएसबी की प्रिपरेशन टाइम टेकिंग होता है। तो आप थोड़ी करके एसएसबी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। और जिन लोगों का रिटर्न क्लियर नहीं होगा तो वो लोग भी 4-5 दिन का रेस्ट लेके फिर से रिज्यूम कर सकते हो उन लोगों का रिटर्न प्रिपरेशन। तो हमारा जिस दिन फाइनल रिज़ल्ट आया था तो उस दिन शाम के टाइम रिज़ल्ट आया, तो हमारे एक ग्रुप था, तो ग्रुप में था, तो उसमें पीडीएफ आया। तो मैं पहले ही मेरे रोल नंबर सर्च करने लगा, तो तब मेरे को पता चला कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 66 आया है। तो उतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं था कि मेरा पेपर अच्छा गया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 200 के ऑल इंडिया रैंक 200 के अंदर मेरा रैंक आ जाएगा। बट ये रैंक देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं तब मेरे मम्मी को बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। उसके बाद मैं मेरे दोस्तों को स्कूल ग्रुप में बताया कि मेरा ऐसा आया है, तो उसके बाद मेरे को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉल आया। तो ऐसे ही मैं एंजॉय किया उस दिन को। तो मैं यहाँ मेरा एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी शेयर किया। तो आई होप कि इससे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले।